जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उनसे आगे करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है। तो योजना आयोग जो है, तो भारत में अगर योजना से संबंधित उच्चतम जो निर्णायक निकाय होता है वो संसद है। तो और दूसरी स्थान पर भारतीय विकास परिषद है और जो योजना आयोग है वो तीसरे स्थान पर है। तो पहला तो गलत होगा। भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव हैं, ये सही है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्विष्ट है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हरियाणा का राज्य बनना, फिर भारत में चौथा आम चुनाव, फिर मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना और फिर मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा जाना। तो हरियाणा का गठन 1966 में अगर हम देखें 1966 1 नवंबर। आम चुनाव हुए थे 1967 फिर मेघालय और त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना 1971 और मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा जाना 1973। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो खाद्य और जो पोषण मंडल है, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इन चारों में से किसी के भी अंतर्गत वो नहीं आता है, क्योंकि खाद्य और जो कृषि पोषण मंडल है, खाद्य और पोषण मंडल वो महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, ये सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में ही यह शक्ति नहीं थी कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो ये सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ये सही नहीं है, पहला है वही सही है, क्योंकि जो आपात की उद्घोषणा का जो अनुमोदन है करने वाला संकल्प दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो केवल लोकसभा से ही नहीं होता है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो जो भारत संघ है उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो पहला तो गलत होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो आर सही है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। तो सही है। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल देखें तो 1947 से 1952, फिर 52 से 1952 से 57, फिर 1957 से अगर हम देखें वो 62 थे और 62 से वो 64। तो 5-5 साल का गैप है ये, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64। तो चौथी पदावधि में थे। तो ये सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत होगा। दूसरा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। गैर कांग्रेसी यानी कि वो जनता पार्टी से थे, मोरारजी देसाई थे। तो वो बैठे थे 1777 को और 1777 से 1977 से 1979 तक।
मोरारजी देसाई थे, गैर कांग्रेसी, वो जनता पार्टी के थे। तो जो पहला और तीसरा है, इसमें पहला और तीसरा जो होगा डी सही होगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष देखें तो जीवी मावलंकर जो है वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो बी सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो जो वित्तीय संकट होता है, तो वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह तक इसका अगर अनुमोदन न करने पर यह लागू नहीं होगा, यानी प्रवर्तन यानी कि लागू नहीं रहेगी 2 माह तक। 2 माह की समाप्ति पर भी ये लागू नहीं होगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो यानी कि लागू हो अगर वित्तीय आपात, तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो क्योंकि जब वित्तीय आपात लागू है या प्रवर्तन में है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी अधिकारियों या जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन और भत्तों में कमी करने के भी निर्देश देने में सक्षम है। तो दूसरा गलत होगा, तो पहला ही सही होगा इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। लोकसभा का समिति का जो सदस्य होता है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं लोकसभा में, जिनमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। और लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग और व्यापार से कोई नहीं होता है, जाने माने व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से ही होते हैं। लोकसभा टोटल 22 होते हैं, लोकसभा से 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखें तो हम मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। ये तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 अवस्थी है, तो इनको सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये अवस्थिति है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। ये तो 2008 में ये थे, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है अभी। अगर हम देखें भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है या भारत चुनाव आयुक्त, वो श्री राजीव कुमार है अभी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष है वो जोआन डोनोग। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और महान्यायवादी भारत के वो है आर वेंकट रमणी। तो वर्तमान में ये है, तो उस समय ये वाले थे, अभी याद कर लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में ये उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक यानी कि इससे अधिक नहीं सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो जो अनुच्छेद 170 है उससे पता चलता है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें अधिकतम तो 500 सदस्य होंगे और न्यूनतम 60 अधिकतम 500 होंगे और न्यूनतम 60, और इसमें अधिकतम 450 बोल रखे, 450 बोल रखे, तो ये गलत होगा पहला। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। अगर 25 वर्ष से कम है
तो विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए अहित नहीं होगा। तो ये दूसरा सही है। इसमें जो केवल दूसरा था वही सही होगा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी कैबिनेट मंत्री बनने के लिए योग्य है। तो पहला तो गलत होगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करते हैं। तो जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। तो दोनों ही इसमें गलत होंगे। ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये सही है। ऑप्शन डी बी सही होगा। इसमें पहला है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है। तो नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जो मंत्रालय और विभाग का सृजन प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। तो पहला गलत होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो गलत, क्योंकि भारत में किसी राज्य के अगर महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। वो पहला गलत होगा। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों के मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो ये सही है दूसरा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। तो CAT की स्थापना 1985 में जो राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। तो पहला गलत होगा। दूसरा, CAT के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये सही है। वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो ये गलत है, क्योंकि केंद्र में जो मंत्रालय होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। वो कार्य के प्रकार, मात्रा और महत्व के आधार पर बदलती रहती है। तो दूसरा गलत होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो जिला फोरम होता है वो 20 लाख के उत्पाद या सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुनवाई करता है। 20 लाख के उत्पाद या सेवाओं पर। तो ये गलत होगा। बाकी राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। ये सही है। जिला फोरम में कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ये भी सही है। उपभोक्ता के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये सब सही है। वो गलत था। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, क्योंकि यदि वार्षिक संघीय बजट अगर लोकसभा द्वारा अगर पारित नहीं होता तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की स्थिति बन जाती है ऐसे में, और फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संसद का। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। तो स्थगन जो होता है इसके अंतर्गत जो लोकसभा के जो भी नियमित कार्य होते हैं उनको रोककर जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं उन पर बहस कराई जा सकती है।
स्थगन प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और यह सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव है। इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता और किसी भी स्थगन जो प्रस्ताव होता है उस पर जो चर्चा होती है वो 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो गलत है, क्योंकि जो संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली और पांडिचेरी उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो गलत होगा। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करने का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होता है, नहीं, तो निर्वाचन जो झगड़े या चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनका जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन होता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, गलत, एक और होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, तो इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, तो एक तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। दूसरा ये है कि यह आवश्यक है कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक है। और यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो तीसरा सही होगा कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है अगर वह त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? तो सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी जो व्यय है उसमें बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, तो ये तीनों ही समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। लोक नीति के फलोत्पाद और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय का महत्व क्या है? तो CAG के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है और CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक नीति प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि ज़रूर नहीं कि प्रधानमंत्री जब ये की नियुक्ति के समय वो दोनों सदनों में से किसी भी का भी सदस्य हो, लेकिन 6 माह के अंदर उसे आवश्यक रूप से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए, वरना उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में और संविधान संशोधित विधेयक को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये सही गलत होगा। ये भारत में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकारित नहीं है। तो जो भारत का संविधान है उसमें राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकारित नहीं है, तो ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है वो। तो ऑप्शन सी होगा जो सही होगा। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन डी सही होगा। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से में निहित है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो जो मंत्रिमंडल तो गलत होगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो गलत होगा, क्योंकि जो केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है वो केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो जो राज्यसभा का जो सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, केवल राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति तो होते हैं। तो पहला गलत होगा। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों के मतदान का कोई अधिकार नहीं है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मतलब अधिकार नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो मतदान का अधिकार उन्हें होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी यानी कि क्लासिक जो होती है भाषाएं घोषित किया है? तो कन्नड़ और तेलुगु जो है उनको क्लासिक या श्रेणी जो भाषाएं उनको घोषित किया। इनके अलावा अगर हम देखें तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया, तो इन सबको भारत सरकार ने श्रेणी या भाषाएं घोषित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों और में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही की हुई कही जाएगी। तो ये गलत है, वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो विधि आयोग में निहित है। तो ऑप्शन डी सही होगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा, एक और दो दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और वो 30 ही लोकसभा द्वारा ली जाते हैं। और जो सरकारी उपक्रम समिति उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें 22, इसमें 30, इसमें 22। और याचिका कमेटी जो समिति होती है उसमें जो हम बोले तो 15 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा, जो टोटल 25 होते हैं। तो सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, मंत्रिमंडल
समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तो ये दोनों ही सही है। वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है, तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।